इमेजिन अ सिचुएशन जहां हमारे पास दो गैजेट्स हैं बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर और हमें पता करना है कि कौन सा बेटर है। सो द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट वुड बी कि हम एक इनपुट देते हैं जो एक छोटा नंबर है और चेक करते हैं दोनों गैजेट्स का आउटपुट। सेम आउटपुट सेम टाइम। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और अब एक बड़ा इनपुट एक बिग डेटा देते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर ए ने क्विकली आउटपुट दिया जबकि सॉफ्टवेयर दो लोडिंग स्टेट में गया और थोड़ी देर में हैंग हो जाता है। So which one would you like or prefer? Obviously first. First one has a good user experience, then second. Essentially हम इस तरह से efficiency या quality check कर रहे हैं. This is only one way of checking software quality that is visible to users. The other like maintainability etc. is hidden from users. और आज हम जो हमारा डेटा है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम सॉफ्टवेयर को इस स्केल और पैरामीटर पे चेक करें। And this scale of measuring software quality is called complexity, which is our topic of the day. So welcome friends to your own YouTube channel together with Abhi, जहां आज हम डिटेल में समझेंगे complexity of algorithm, which is also the most asked question at interviews for Google, Facebook, Microsoft and Amazon. So आज का हमारा क्या एजेंडा है? आज का हमारा एजेंडा है what is complexity, a way of calculating complexity in computers, which is called as asymptotic notation, types of asymptotic notations, big O notation, and the rules to calculate it, and आखिरी में हम कुछ practice questions करेंगे. So let's dive deep into it. The first question that we have is, what is complexity? Complexity is the way of defining the amount of resources required to run an algorithm. तो यहां पे जो हमारे दो कीवर्ड हैं वो हैं रिसोर्सेज एंड एल्गोरिथम। अब रिसोर्सेज एक कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं? दे आर टाइम एंड मेमोरी स्पेस। बोथ आर लिमिटेड और वी कैन से दैट दे आर मनी फॉर अ कंप्यूटर। वी वुड वांट टू स्पेंड देम एज लिटिल एज पॉसिबल और सेव देम एज मच एज पॉसिबल। टाइम, कितना आपको एक एल्गोरिथम को रन करने में टाइम लग रहा है। स्पेस, अगर आप कोई एक एल्गोरिथम को रन करते हैं तो कितनी मेमोरी स्पेस वो ले रहा है। एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे मल्टीपल एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं और आपस में कंपीट करते हैं टाइम एंड स्पेस के लिए। तो हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक इनपुट बढ़ता जा रहा है तो उसका रिसोर्सेज से रिलेशनशिप कैसा है। सो द कीवर्ड इज रिलेशनशिप। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5। आप इसको एक एरे की तरह देख सकते हैं जिसको हमने एक लूप में चलाया है और इन 5 नंबर्स को प्रिंट कराते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जब 5 नंबर को हमने दिया तो उन्होंने कितनी टाइम और स्पेस को यूज किया। सो लेट्स से एज एन एग्जाम्पल 5 seconds and 5 bytes of memory space has been used. Now let's take it to the next level. 5 की जगह अगर हमने 10 नंबर यूज किए तो हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तो अगर 10 इनपुट हैं तो आपको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड और स्पेस आपने यूज करी 10 बाइट्स। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको स्टेब्लिश करना है कि इनपुट के साथ रिसोर्सेज का रिलेशनशिप क्या है। In this particular video, we are going to discuss mainly on the time complexity. Space complexity को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये मान के चलेंगे कि हमें स्पेस को कम से कम यूज करना है, हमें वेरिएबल्स वेस्ट नहीं करने हैं। So let's see the relationship between input and the time resource. तो हम मल्टीपल टाइप्स के रिलेशनशिप्स जो हमारे कॉमन एग्जांपल्स हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपका इनपुट 5 10 50 100 इस तरीके से बढ़ रहा है, बट आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कांस्टेंट है। इट इज ऑलवेज 5 सेकेंड्स। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपका जो हो सकता है, अगर आप इनपुट को बढ़ाते जा रहे हैं 5 10 50 to 100, पर आपका जो टाइम लग रहा है, टाइम जो कंज्यूम हो रहा है डिफरेंट इनपुट के साथ, वो log 5 log 10 log 50 या log 100 की तरह हो रहा है और उसका जो ग्राफ है आप देख सकते हैं वो इस शेप का आता है। सिमिलरली कुछ दो एग्जांपल्स और कॉमन एग्जांपल्स को हम देखते हैं जहां पे विद इनपुट इंक्रीज
आपका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो लीनियर फैशन में होता है। ओके, 5 करने पे 5 होता है, 10 इनपुट देने पे 10 सेकेंड्स हो जाता है, 50 पे 50 हो जाता है। या फिर कुछ और भी नया रिलेशन हो सकता है जहां पे स्क्वायर के फॉर्म में आपका रिलेशन बढ़ रहा है। ओके, जैसे कि आपने 5 दिया तो 25 हो गया, 10 करने पे 100 हो जाता है। इस तरीके का आप रिलेशन देख सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स दैट यू कैन सी, और ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इन रिलेशनशिप को यूज करते हुए ही हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ओ लॉग एन, ओ एन एंड ओ एन स्क्वायर। दीज आर द स्टैंडर्ड कॉमन एग्जाम्पल्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें रिलेशन निकालना है इनपुट और टाइम के बीच में, एंड सेकेंड स्टेप होगा कि उससे हम ये जो मैंने ओ नोटेशन आपको दिया है वो कैसे निकालते हैं। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट ओ नोटेशन नाउ। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी रिलेशनशिप की, बट इस रिलेशनशिप को कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इट इज डिफाइनिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज फैक्टर ऑफ इनपुट। तो हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन, एक फंक्शन डिराइव करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी को दुनिया के आगे प्रेजेंट करने में। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है बिग ओमेगा, बेस्ट केस और लोअर बाउंड। बेस्ट केस का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास 5 नंबर हैं और आपको सर्च करना है 100 नंबर किस पोजीशन पे है, 100 नंबर कहां है, तो आप क्या करेंगे? जैसे ही आप लीनियरली इस एरे के में वर्क करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, और अगर आपको 100 नंबर पहले ही पोजीशन पे मिल जाता है, दिस इज योर बेस्ट केस, राइट? सेकेंड केस होता है बिग थीटा, जो कि हम एवरेज केस बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको 100 नॉट ऑन द फर्स्ट पोजीशन, नॉट ऑन द सेकेंड, बट थर्ड पोजीशन पे मिलता है, तो हम इसको एवरेज केस बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एवरेज टाइम लग रहा है। बट सॉफ्टवेयर क्वालिटी निकालने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्स्ट केस जानना। सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है? दैट विल डिफाइन अस द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन और ग्रोथ रेट। सबसे ज्यादा टाइम आपको कब लगेगा किसी एल्गोरिदम सर्च में? अगर जो आपको एंटिटी या आइटम सर्च करना है वो आखिरी पोजीशन पे हो, इन दिस केस एट नंबर 5। दिस इज गोइंग टू डिफाइन आवर वर्स्ट केस, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी या बिग ओ नोटेशन बोलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि उसको स्टैंडर्ड वे में एज अ बिग ओ नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लीज नोट दैट वी आर ओनली गोइंग टू बी डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर्स। अगर आपने छोटा कोई नंबर लिया है, केवल 5 या 10 वैल्यूज के साथ आप प्ले कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, वो हमेशा फास्ट ही होगा। किसी भी 2 सॉफ्टवेयर में देखेंगे, 2 एल्गोरिदम में देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन आप स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है या बेकार है, आपको बहुत बड़े नंबर्स के साथ डील करना होगा, एंड दैट इज व्हाई वी से दोस नंबर्स व्हिच आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट टू द टर्म्स ऑफ इंफिनिटी। और इस टर्म को लिटरली बोला जाता है एसिम्प्टोट, जहां से एसिम्प्टोटिक नोटेशन का नाम आया है। जस्ट अ लिटिल हिस्ट्री टू टेल यू अबाउट इट। सो अभी हमने समझा कि हमारे को पहले रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, उसके बाद हम उसको बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, आप एक नंबर पास कर रहे हैं एक फंक्शन को जिसका नाम है जस्ट प्रिंट। आप कुछ भी नंबर पास करें, उसका एग्जीक्यूशन कितना होगा? केवल एक बार, राइट? वहीं पे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैंने 5 नंबर पास कर रहा हूं टू अ फंक्शन कॉल्ड एज टोटल, जिसके अंदर एक फॉर लूप चल रहा है। अब ये फॉर लूप के अंदर हम किस तरीके से हमारे कितने एग्जीक्यूशंस होंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है टोटल इक्वल टू 0, ये हमेशा केवल एक ही बार रन होगा। इसके विदिन, फॉर लूप के विदिन जो हमारे एग्जीक्यूशन है, स्टेटमेंट है, वो अगर 5 नंबर्स हैं तो 5 बार रन होगा, अगर n नंबर्स हैं तो n बार रन होगा।
और आखिरी में जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो अगेन केवल एक ही बार हमारा रन होता है। सो इन टोटल हमारे टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस जो हुए वो हुए n+2। सो इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं जो आपको रिलेशनशिप या नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस को बताएगा। वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कि हमें बताएगा कि ये इस्टेब्लिश जो हम कर रहे हैं रिलेशनशिप, ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो कैसे निकल के आ रही है। पर उससे पहले अगर मान लीजिए आपने इक्वेशन को निकाल लिया है तो उससे आप ये बिग ओ नोटेशन कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि हमने मान लीजिए इक्वेशन को निकाल लिया है, ठीक है। उस इक्वेशन से हमें बिग ओ नोटेशन वो कैसे निकालना है उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल है कि हमें केवल हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फंक्शन पे फोकस करना है। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपकी इक्वेशन निकल के आई है x⁴ प्लस x⁴, तो आपको केवल x⁴ पे ही फोकस करना है। सेकेंड चीज, इग्नोर और ड्रॉप द कोएफिशिएंट्स। अगर इक्वेशन आपकी निकल के आई है 2x⁴ प्लस x², तो आपको 2x⁴ को लेना है, पर आप 2 को ड्रॉप कर सकते हैं। दिस आर जस्ट द स्टेटमेंट्स, पर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम दो अजम्पशंस के साथ जा रहे हैं, या फिर आप उसको एम भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट थिंग, वी आर ओनली गोइंग टू बी डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर्स। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की है और अगर हमारा x जो है वो बहुत स्मॉल होता है, तो आप देख सकते हैं 2x⁴ हो या 4x⁴ हो, इट मीन्स द सेम, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पर अगर मान लीजिए आपका x इक्वल टू 100 हो जाता है, तो आप ये नंबर देख सकते हैं, दिस इज क्वाइट अ सब्सटेंशियल और अ बिग नंबर कंपेयर्ड टू दिस नंबर, राइट। दैट इज व्हाई वी कैन इग्नोर द स्मॉलर नंबर। इसीलिए फाइनली जो आप fx में केवल कंसिडर करेंगे वो 2x⁴ कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी मेंट बाय फोकस ओनली ऑन हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फंक्शन। नाउ द सेकंड थिंग इज इग्नोर और ड्रॉप द कोएफिशिएंट्स। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये 2 को ड्रॉप कर सकते हैं फाइनल ओ कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। ऐसा क्यों, अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो यहां पे जो ऑरेंज लाइन है वो है 2x⁴, एंड ये जो ब्लू लाइन है ये ग्राफ है x⁴। ओवरऑल हमारे को केवल आइडिया लेना है कि हमारा ग्राफ किस तरीके का होगा, हमें एग्जैक्टली स्टीपनेस को कैलकुलेट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें आइडिया लग रहा है कि इस तरीके का ग्राफ आएगा कंपेयर्ड टू द अदर फंक्शन, द अदर ऑर्डर ऑफ फंक्शन विच इज x²। यहां पे इन दो ग्राफ्स के बीच में कंपेयर करें तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। सो यू हैव टू कंपेयर बिटवीन x² एंड x⁴। दोनों के ग्राफ्स को देखना है कि किसका स्टीप होता है। वी डू नॉट हैव टू गो इनटू द माइन्यूट डिटेल्स कि वो 2x⁴ है या x⁴ है, इसीलिए वी कैन इग्नोर द कोएफिशिएंट। सो फाइनली अगर आपकी इक्वेशन इस तरीके की है तो उसका ओ नोटेशन या बिग ओ नोटेशन जो हम कॉम्प्लेक्सिटी इसको डिफाइन करते हैं वो x⁴ हो जाती है। इसी के हम कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एंड उसके बाद हम इस इक्वेशन को कैसे निकालना है वो सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ रूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिलेशनशिप जो हो सकता है उसको हम डिफरेंट इक्वेशंस या डिफरेंट बिग ओ नोटेशंस की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी आप लिस्ट यहां पे देख सकते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि यहां पे फैक्टोरियल अगर इस तरीके का आपका फाइनल नोटेशन आता है तो वो वर्स्ट केस में माना जाएगा, अगर कांस्टेंट आता है तो वो अच्छे केस में माना जाएगा। तो हमें हमेशा अपना एल्गोरिदम इस तरीके से बनाना है कि वो कांस्टेंट, लॉगरिथमिक, लीनियर इस फॉर्म में आए। अगर वो फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमिक फॉर्म में आता है तो वो एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं माना जाता। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है
2x to the power of 4 plus 4x square plus 1. So as per our rules, we can ignore x square क्योंकि हमें केवल हायर ऑर्डर फंक्शन पे x to the power of 4 पे फोकस करना है और हम इसका कोएफिशिएंट को भी इग्नोर कर सकते हैं. So the final answer is OX to the power of 4. In the next example, हमारे को कंपैरिजन करना है 2 to the power of n and x to the power of 4. यहां पे अगर हम देखते हैं इन दोनों के लिए 2 to the power of n हमारा जो है वो यहां पे आता है एंड x to the power of 4 यहां पे आता है. सो ऑब्वियसली हायर ऑर्डर हमारे लिए 2 to the power of n हुआ, तो हम इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 to the power of n. Okay. In the next case, we have factorial n 2 to the power n and x cube. अगेन इन तीनों के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं तो फैक्टोरियल सबसे हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन हमें दिखता है, तो हम इन तीनों को इग्नोर कर सकते हैं. फाइनल आंसर विल बी फैक्टोरियल n. In this particular case, with the same logic, x cube is the highest order function and we can ignore the coefficient 2. So the final answer will be O to the power of x cube. Okay. So as discussed, हम एक बार final answers देख लेते हैं, which is as per our understanding. For seeing the relation, ये जो हमने relation बताया है आपको constant logarithmic, factorial, exponential, अगर इस सबको आपको better देखना है तो ये एक लिंक है जहां पे जाके आप ग्राफ को देख सकते हैं. इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो शो दैट. नाउ लेट्स हेड बैक टू आवर नेक्स्ट थिंग व्हिच इज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. अभी तक हमें पता चल गया कि हमारे को एक इक्वेशन और रिलेशनशिप डिराइव करनी है और उसके बाद उससे बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है. बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के तरीका हमने देखा. अब हम फोकस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे जिससे कि हम इस इक्वेशन को निकाल पाए कि वो n स्क्वायर है, n टू द पावर 3 है या फैक्टोरियल है, उस चीज को किस तरीके से निकाल सकते हैं. सो लेट्स सी दैट. द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसके अंदर हमने एक नेस्टेड लूप बनाया है. एक आउटर लूप है जो कि 3 टाइम्स रन होता है और एक इनर लूप है जो 3 टाइम्स रन होता है. जैसा कि आप आउटपुट देख सकते हैं, आउटर लूप पहले फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुआ, सेकंड एग्जीक्यूशन हुआ, थर्ड एग्जीक्यूशन हुआ और इनर लूप के अंदर 3 बार, हर बार 3 बार एग्जीक्यूशन होता है. इन टोटल 9 एग्जीक्यूशन हो रहे हैं. सो वी कैन से 3 into 3 इक्वल टू 9. अगर 3 की जगह n होता इस केस में तो कितनी बार एग्जीक्यूशन होता? n into n. सो इक्वेशन जो बन जाती है वो बन जाती है n स्क्वायर. So you can say the complexity is O(n) square. अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं यहां पे ब्रेक कर देता हूं, ठीक है. सो किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है आउटपुट. सो यू कैन सी कि आउटर लूप अभी भी आपका 3 बार रन होता है, एग्जीक्यूशन 0, एग्जीक्यूशन 1 एंड एग्जीक्यूशन 2. पर हर बार इनर लूप में जाते ही, पहली बार एग्जीक्यूशन होते ही लूप ब्रेक हो जाता है. सो आउटर लूप 3 बार रन हो रहा है बट इनर लूप केवल 1 बार रन होता है. सो इन टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस इज 3. तो अगर आपके इनपुट 3 है तब भी आपके नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस 3 हैं. सो इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप. अगर 6 इनपुट तो 6 बार एग्जीक्यूशन, 9 इनपुट 9 बार एग्जीक्यूशन, n इनपुट n बार एग्जीक्यूशन. दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी इज O(n). द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस, इस इक्वेशन में, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक आउटर लूप है जो मैंने 3 बार रन किया है. सो एज यू कैन सी, आउटर लूप एग्जीक्यूशन 0, एग्जीक्यूशन 1 एंड एग्जीक्यूशन 2. पर हर बार जैसे ही वो नेस्टेड लूप में जाता है तो मैं उसको रन कर रहा हूं फ्रॉम i to 3. अगर i की वैल्यू शुरू में 0 है तो वो 0 से लेके 3 तक रन कर रहा है. तो एग्जीक्यूशन जो हो रहा है इनर लूप का 0, 1, 2. अगर i की वैल्यू 1 होती है तो 1 से लेके 3 तक रन होगा, मतलब 1 and 2. एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन 2. तो अगर यहां पे आप देखें तो इन टोटल कितने एग्जीक्यूशन हुए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 3 के लिए 6 बार रन हो रहा है. किस तरीके से? क्यों? क्योंकि अगर बाहर का लूप 3 बार चल रहा है तो इनर लूप 2 बार चलेगा. सो हर बार
अगर बाहर का लूप n बार चलेगा तो इनर लूप n-1 टाइम रन होगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 3 इंटू टू इक्वल टू n इंटू n-1। ओके, अगर बाहर n बार चलेगा तो इनर वाला n-1 चलेगा, राइट। सो दैट इज द एसेंस। तो इन एसेंस यहां पे n इंटू n-1 निकल के आता है, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। एज पर द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारे को हायर ऑर्डर फंक्शन लेना है विच इज n स्क्वायर, तो हम n को इग्नोर कर देंगे, कोई कोएफिशिएंट नहीं है n के साथ, n स्क्वायर के साथ एसोसिएटेड, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी o n स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो हम फोकस कर रहे थे वो नेस्टेड लूप्स पे कर रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब आपके दो लूप्स हैं, फर्स्ट लूप एंड द सेकंड लूप। फर्स्ट लूप को आपने 3 बार रन किया है एंड सेकंड लूप को 12 बार रन किया है। एज यू कैन सी, एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट लूप इज 0 1 2 एंड द सेकंड लूप इज स्टिल 12 टाइम्स। तो इस केस में फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या होगी? एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो आपका वर्स्ट केस डिफाइन करता है। तो इन टोटल एग्जीक्यूशन 15 हुए, 3 + 12, बट 3 और 12 में मैक्सिमम क्या है? 12। तो इस लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वही आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेट्स हेड ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैंने फॉर लूप की जगह व्हाइल लूप को यूज किया है। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 2 से और उसको मैं रन कहां तक कर रहा हूं? 32। तो हमारा जो लूप चल रहा है वो 2 से लेके 32 नंबर तक चल रहा है। आप इसको चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं फॉर इजी रेफरेंस। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 हो गए। तो इनपुट आपका 32 है। बट इंपॉर्टेंट टू नोट इज कि लूप के विद इन मैं i इक्वल टू i इंटू 2 कर रहा हूं। तो पहले 2 होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8, 16 एंड 32। ओके, सो अगर हम इस तरीके के लूप का एग्जीक्यूशन देखें तो आप देख सकते हैं पहले जो लूप चला वो उसने प्रिंट किया 2, फिर वो i 4 हो गया, 8 हो गया, 16, 32। सो डिस्पाइट 32 नंबर्स हमारा एग्जीक्यूशन कितने हुए? केवल 5 हुए। अगर 64 तक मैं जाता तो मेरे टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कितने होते? 6 होते। 128 तक जाता, टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस 7 होते। अगर आप रिलेशन देखें तो यहां पे रिलेशन क्या है? 32 का रिलेशन 5, 64 का 6, 128 का 7। सो ये एक इक्वेशन की तरफ हमारे को इन्फर करा रहा है और वो इक्वेशन बनती है log n। log of 32 is 5, log of 64 is 6, log of 128 is 7। so that is why यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन बनी वो log n बनी और यही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर टुडे इज नेस्टेड लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप, जो अभी हमने log n के बारे में पढ़ा था। इसी तरीके के अगर मेरे दो लूप्स हो जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने i इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया एक व्हाइल लूप जो i लेस देन इक्वल टू 32। तो मेरे टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। ओके, और इनके बीच मैंने एक नेस्टेड लूप लगाया है। जब मैंने यहाँ j इक्वल टू 2 कर दिया तब भी मैंने व्हाइल j लेस देन इक्वल टू 32 कर रहा हूं और दोनों टाइम मैंने i को ट्वाइस कर दिया, यहां पे j को ट्वाइस कर दिया। तो अगर आप देखेंगे कि आउटर लूप कितनी बार चलेगा? मेरा 5 बार चलेगा और हर आउटर लूप के लिए इनर लूप भी मेरा 5 बार चलेगा, बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं आउटर लूप 2, इनर लूप 2, 4, 8, 16, 32 5 टाइम्स, आउटर लूप 4, 2, 4, 8, 16, 32 इनर 5 टाइम्स, थर्ड आउटर लूप में 5 टाइम्स इनर लूप, फोर्थ आउटर लूप में इनर लूप 5 टाइम्स, फिफ्थ आउटर लूप में इनर लूप 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 5 टोटल काउंट हमारा 25 आ जाता है। कहां से डिराइव हुआ? log 32 इंटू log 32, 5 इंटू 5। अगर इसकी जगह हमने 64 लिए होते तो हमारा क्या होता? log 64 इक्वल टू 6, 6 टाइम्स आउटर लूप चलता, 6 टाइम्स इनर लूप चलता, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो ये क्या है? स्क्वायर ऑफ log n। log n का स्क्वायर है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिफाइन करेंगे square of log n. So these were the questions that I wanted to discuss. Let's see the final answers. So guys, as discussed, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है?
पहले आपको जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, उस तरीके से आपको एक इक्वेशन, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है इनपुट एंड उसमें टाइम या नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कितने लग रहे हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द रूल्स जो मैंने आपको बताया, ओ नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हायर ऑर्डर फंक्शंस को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वो ऊपर रखा जाता है और कोएफिशिएंट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। सो बेस्ड ऑन दैट वी डिस्कस्ड ऑल दीज 6 क्वेश्चंस। बिफोर फिनिशिंग आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो मुझे पसंद है। लेट्स हेड टू दैट। सो फ्रेंड्स, ये एक बिग ओ चीट sheet.com है, जहां पे जैसा मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्राफ्स किस तरीके से हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो है O1 सबसे नीचे आता है, फिर O log n, फिर ON log n, ON square, O2 to the power of n and O factorial n। यहां पे इन्होंने ये भी डिफाइन किया है कि हॉरिबल स्टेट में कौन सा माना जाता है, बैड, फेयर, गुड, एक्सीलेंट क्या होता है। सो दिस इज अ रियली नाइस वेबसाइट। सेकेंडली, जो हमारे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस होते हैं, उनमें वर्स्ट केस और एवरेज केस आप देख सकते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के भी आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां से देख सकते हैं। सो दिस इज अ रियली गुड रेफरेंस शीट अगर आपको कभी जल्दी से अपने एल्गोरिदम के बारे में देखना है। बट मोर देन दैट, इन द अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो डिफरेंट सर्च सॉर्ट एल्गोरिदम्स होते हैं, उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से निकाला जाता है based on what we studied today. So I hope guys you have learned something useful. This video has been fruitful to you. If you did like this video, please like it, share it with your friends, and please do subscribe to this channel for keeping us motivated. Thank you so much for your time. Thanks a lot.